सुप्रभात बच्चों। तो आज की पढ़ाई क्या होगी? हम तो 5 to 10 लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि जो कुछ कमियां होगी उसको देख रहे हैं, उसी को पढ़ा देते हैं। लगता है कि अभी 5 to 10 में अभी पूर्ण रूप ना कंप्लीट नहीं हुआ है, तो और इसको लगातार खींचते ही चलेंगे हम आगे। नहीं, अभी नहीं हुआ। अभी आपको पढ़ना है 9th लेसन, पाठ 9, वैश्विक ऊष्मा, ग्लोबल वार्मिंग। इसी में हम लोग थे नहीं, तो थोड़ा शेष रह गया है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद पूरा ग्लोबल वार्मिंग के विषय में उसका संक्षिप्त अर्थ मैं बतला देता हूँ कि पूरे कहानी में क्या सब लिखा हुआ है। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो प्रश्नोत्तर भी देख लिया जाएगा। तो चलिए बिना समय को व्यतीत किए हुए हम लोग आगे की पढ़ाई में आ जाएं। ओजोन जैसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है, लगातार उसका क्षरण हो रहा है। देखिए, भगवान हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारा इंतजाम किए हैं ताकि मनुष्य को किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। लेकिन मनुष्य के, ईश्वर के बनाए हुए प्रकृति के साथ मनुष्य खिलवाड़ किया, जिसका दुष्परिणाम मनुष्य को ही भोगना पड़ रहा है। पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक 4-5 लेयर में बटा हुआ है, जो कि भूगोल पढ़े होइएगा आप लोग, तो आप लोगों को मालूम हुआ होगा। समताप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तीसरा जो लेयर है पृथ्वी से, तीसरा लेयर वो ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल भगवान ने इसलिए बनाया, वो क्या है, फिल्ट्रेट मंडल है कि नहीं। जाल की तरह जो है, जैसे हम लोग चाय बनाते हैं और उसको छानते हैं तो जितने भी अवांछनीय पदार्थ हैं वो छन करके ऊपर रह जाते हैं, और पेय पदार्थ के रूप में जो चाय है वो हमको नीचे निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार छन्ना का काम करने वाला लेयर ओजोन लेयर था, समझे कि नहीं। ओजोन लेयर की विशेषता ये थी कि सूर्य के प्रकाश से कभी कभी बहुत खतरनाक किरणें भी निकलती हैं, जिसे परावैंगनी किरण कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे, है कि नहीं। तो यह किरण जो है इतना खतरनाक है कि डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आ जाए तो उस किरण के संपर्क में जो भी लोग आएंगे उन्हें त्वचा कैंसर हो सकता है। पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो सकता है, क्योंकि यह किसी भी जीवधारियों के लिए यह किरण फायदे का नहीं है, नुकसान ही पहुंचाने वाला है। तो इस लेयर का निर्माण इसलिए भगवान ने किया कि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें हैं वह इस लेयर में छन जाएगा और शुद्ध किरण
पर आएगी और बाद बाकी जो उसमें अशुद्धि है, उसका हानिकारक जो पार्टिकल्स हैं उसमें, वो हानिकारक पार्टिकल्स क्षण करके ऊपर ही रह जाएंगे, है ना। इस प्रकार मनुष्य को, जीव जंतुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। लेकिन मनुष्य अपने कुकृत्य के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, विज्ञान अपने स्वार्थ के कारण इतना ज़्यादा प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है कि उस लेयर में जगह जगह होल हो गया है, छिद्र हो गया है। अब उस छिद्र से होकर के अब आप मान लीजिए कि चाय छानने वाला छन्ना अगर आपका फटा हुआ हो तो उस छन्ने से चाय छानना और ना छानना बेकार है। सारे चाय पत्तियाँ तो उसमें गिर ही जाएगी, तो फिर छानने से क्या फायदा। उसी प्रकार परावैंगनी किरण पृथ्वी पर आ रही है, जिसके कारण देख रहे हैं कि पृथ्वी पर तरह तरह की बीमारियाँ, नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। कैंसर तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। इसे ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है, लेकिन लगातार इसका क्षरण हो रहा है। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संख्या बढ़ती है, ओजोन परत नष्ट होता है। इस ओजोन के नष्ट होने के कारण सूर्य की परावैंगनी किरणें सीधे धरती पर पड़कर वातावरण को गर्म कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से अनेक बीमारियां जैसे हैजा, डेंगू, इबोला, मलेरिया और अन्य तरह के भी रोग पनप रहे हैं। परावैंगनी, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया है कि परावैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर बढ़ जा रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना होगा। सर्वप्रथम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना होगा। जीवाश्म ईंधन वैसा ईंधन जो कभी जीव जंतु रहा हो, वह जब डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, तो उससे प्राप्त ईंधन को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि आप पढ़े होइएगा कि कोयले की उत्पत्ति पेड़ पौधे से हुई। जो किसी ज़माने में बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ हुआ करता था, आंधी तूफान भूकंप आदि आने के कारण वो पृथ्वी के अंदर दब गया और पृथ्वी के गर्मी के कारण धीरे धीरे उसका मोटा तना का रंग जो है सो काला पड़ने लगा। करीब करीब लाखों करोड़ों वर्षों के बाद कोयले का निर्माण होता है। तो ये कोयला भी जीवाश्म ईंधन हुआ, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन ही हुआ, क्योंकि पेट्रोलियम भी समुद्री जीव जंतुओं के अश्म से, उसके अश्म से ये पेट्रोल बनता है, जिसको हम बायोमास कहते हैं। हर जीव जंतुओं के शरीर में एक तैलीय पदार्थ होता है। उसके मर जाने के उपरांत वो तैलीय पदार्थ समुद्र की गहराई में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। धीरे धीरे जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो वैज्ञानिक उसे सर्च करके जब पता लगाते हैं तो वहाँ से पाइप के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। तो वो भी जो पेट्रोल भी आया,
किससे? कभी वही पेट्रोल के दाता, कभी वही जीव जंतु ही रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये जीवाश्म ईंधन की खपत को कम कर देना चाहिए, है ना? नहीं तो उपाय नहीं है। अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना होगा। डिस्पोजल उत्पादों के स्थान पर पुनः प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादों का प्रयोग करना होगा। डिस्पोजल का मतलब एक बार प्रयोग करना है, एक बार प्रयोग करना है और एक बार प्रयोग के बाद, ठीक है, एक बार प्रयोग के बाद उसे फेंक देता है लोग, उसको डिस्पोजल कहते हैं। कलम भी आजकल आ गया है डिस्पोजल। लिखो, जब तक उसमें इंक रहेगा तब तक लिखो, उसके बाद उसको फेंक दो। ग्लास पानी एक बार पियो, फेंक दो। तो डिस्पोजल का मतलब एक ही बार यूज करना है। उसको जो तुम फेंकते हो तो जरा सोच करके देखो कि वह वायुमंडल में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऐसे सामान का यूज करना चाहिए जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, डिस्पोजल नहीं। सर्वप्रथम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना होगा, सकारात्मक सोच लाना होगा आदतों में। डिस्पोजल उत्पादों के स्थान पर पुनः प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादों का प्रयोग करना होगा। कागज, समाचार पत्र, एल्यूमीनियम के डब्बों आदि को रिसाइकिल करना चाहिए। कागज जो व्यर्थ हो फेंक दिया गया, लिखने के बाद कागज फेंक दिया जाता है, तो ऐसा उपाय लगाना चाहिए कि पुनः उसी सारे कागज को पुनः एक जगह करके और पुनः उससे कागज बनाया जाए, तो कचरे कम होंगे। रिसाइकलिंग करना चाहिए। बिजली के उत्पादों में कमी करना भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। एयर कंडीशनर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर आदि कम प्रयोग होंगे। नियमित रूप से नियमित बल्बों के स्थान पर CFL बल्ब का मतलब जानते हो? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। कारों या अन्य वाहनों का अनावश्यक प्रयोग कम करना होगा। जितना ईंधन कम जलेगा उतना ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होगा। पेड़ों की कटाई को कम करके वृक्षारोपण एक सफल प्रयास होगा। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। यदि हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे तो हम अपनी पृथ्वी को अवश्य ही बचा पाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, कवि लेखक महोदय ने सारी जवाबदेही हम लोगों के ऊपर सौंप दी है कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, डिस्पोजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पेड़ की कटाई नहीं करनी चाहिए, कार का प्रयोग कम करना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार की दायित्व नहीं बनती है। जरा सोचिए, आज से 10 वर्ष पहले इतना कुकुरमुत्ते की तरह मोटरसाइकिल नहीं थी। सड़क पे आप अधिकांश साइकिलें देखते होइएगा, लेकिन आज जब सड़क पे आप खड़ा होइए 10 मिनट तो अधिकांश मोटरसाइकिल बीच बीच में 1-2
साइकिल आपको मिल जाएगी। नहीं तो अब साइकिल की जगह पे मोटरसाइकिल आ गया है। साइकिल शारीरिक ऊर्जा से चलता है, जबकि मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलता है। और लोगों की यह धारणा हो गई है, अगर 4 डेग भी जाना है मोटरसाइकिल स्टार्ट करके ही लोग जाते हैं। तो यहाँ उसको न कम किया जाए। अब कहोगे कि जिसके घर में मोटरसाइकिल होगा वो तो उसका प्रयोग करेगा ही नहीं। उसको दूर करने का भी बहुत तरीका है। मैन्युफैक्चरिंग कम कर दिया जाए, इसका दाम 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना कर दिया जाए, जाहिर सी बात है कि सेलिंग कम होगा। पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 88 रुपये लीटर है, फिर भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। झूठे लोग हल्ला करते हैं सरकार के विरुद्ध कि पेट्रोल बड़ी महंगा हो गया, अरे महंगा हो गया। तब समझेंगे कि तुम्हारी गाड़ी घर पे लगी हुई हो पेट्रोल के अभाव में। महंगा भी हो गया फिर भी तो तुम गाड़ी को 1 मिनट का फुर्सत ही नहीं देते हो। अननेसेसरी काम गाड़ी से लेते हो। क्या उसमें पेट्रोल नहीं जलता है? क्या उससे प्रदूषण नहीं उत्पन्न होता है? तो जब तक इस तरह का सोच लोगों में रहेगा, प्रदूषण इतना पैर पसार लिया है कि उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण में लाना मुश्किल है। उसको नियंत्रण में लाने के लिए हर व्यक्ति को अपने आप में यह संकल्प लेना होगा कि हमें पर्यावरण को साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए जितना अधिक से अधिक त्याग करने की आवश्यकता होगी मैं करूँगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, पर्यावरण सिर्फ मेरे प्रयास से या आपके प्रयास से शुद्ध नहीं होगा। मान लिया जाए मैं मोटरसाइकिल नहीं चलाऊंगा, मेरे पास भी मोटरसाइकिलें हैं, लेकिन मैं साइकिल से आता हूँ, मोटरसाइकिल से नहीं आता हूँ। अब कहोगे कि क्यों नहीं आते हैं मोटरसाइकिल से? तो मैं आज तक किसी का अनुकरण नहीं किया। आज तक मैंने किसी का अनुकरण नहीं किया कि फलाना ऐसा ड्रेस पहनता है तो मुझे भी पहनना चाहिए, फलाना मोटरसाइकिल से आता है स्कूल तो मुझे भी आना चाहिए। क्या मोटरसाइकिल वाले ही मास्टर कहलाने योग्य होते हैं क्या? साइकिल वाले मास्टर साहब नहीं हैं, वो सर जी नहीं हैं। ये सोच नहीं होनी चाहिए। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जब हम खुद नहीं अपने आप शरीर में पाल रहे हैं तो आप क्या कीजिएगा हमको? सो बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सोचिएगा कि सभी लोग मोटरसाइकिल से आते हैं, हमारे सर साइकिल से आते हैं। हो सकता है कि सर के पास मोटरसाइकिल नहीं हो, ठीक है, नहीं है, बात खत्म हो गई। लेकिन पर्यावरण तो प्रदूषित नहीं हुआ, मेरे पैसे तो इन्वेस्ट नहीं हुए। मैंने तो देखा है मोटरसाइकिल, जो पहले मोटरसाइकिल नहीं चलाता था, रात दिन साइकिल चलाता था, उसका शरीर काफी स्वस्थ था। जब से मोटरसाइकिल लिया, साइकिल कब्र खाना में चला गया, कबाड़ी के हाथ से बिक गया साइकिल। अब कोई भी बात होती है, टोला समाज में भी किसी से मिलना होता है तो पैदल भी नहीं जाते हैं, वो तुरंत मोटरसाइकिल स्टार्ट किए पहुंच गए वहाँ। ड्यूटी पर जाना है तो मोटरसाइकिल है। नतीजा हुआ कि ये जो है पोर्शन निकलते निकलते इतना बड़ा पड़ आ गया है। एक दो नहीं, मैं अनेकों तुमको ऐसा उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण दूंगा और कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगा। और तुम भी अपने आप में सोचो
कि जो तुम्हारे यहाँ भी, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे समाज में भी जो व्यक्ति ज़्यादा मोटरसाइकिल का यूज करता है, जिसका उम्र 30 अबव होगा, वो ज़्यादा अगर मोटरसाइकिल का यूज करता है तो देखोगे उसका आगे वाला पोर्शन जो है उसको धीरे 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 निकल जाएगा या निकलता होगा, देखिए नहीं। तो एक तो कि बीमारी का कारण हो गया, दूसरा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तीसरा एक्सपेंस हो रहा है। आजकल के बच्चे हैं 200 रुपये कमाते हैं, कहीं 100 रुपया मोटरसाइकिल में तेल भरा करके उड़ाते हैं चारों ओर। 100 रुपया में आपका परिवार चलेगा। अभी आप तन्हे हैं, अभी तन्हा हो, सिर्फ तुमको अपने पर ध्यान देना है, गार्जियन को पैसा नहीं देना है, तब चलो भाई 100 रुपया में चाय पान हो जाएगा। 100 रुपया अपना मोटरसाइकिल में डेली भराए, अपना गटर मस्ती किए। तो ये ठीक बात नहीं है और सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। ये ग्लोबल वार्मिंग की पढ़ाई आज समाप्त हो गई। ग्लोबल वार्मिंग जो है वैश्विक ऊष्मा कहलाता है, और इस वैश्विक ऊष्मा अभी वर्तमान में वैश्विक ऊष्मा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं कि लोगों का उम्र घट रहा है, लोगों की आयु घट रही है, लोग तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, अस्वस्थता ज़्यादा हो गया है कि नहीं। प्रदूषण के कारण प्रकृति बदल गया है, पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी आ रही है, जिसके कारण पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो रहा है। इतने ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे लग रहे हैं कि उसका दुष्परिणाम पृथ्वी पर पड़ रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और पृथ्वी गर्म हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कल मैं आपको इसका निचोड़, ग्लोबल वार्मिंग से क्या लाभ क्या हानि है, इस कहानी को पढ़ने से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये सब समझाते हुए प्रश्नोत्तर पर ले चलेंगे आपको। धन्यवाद।